बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी कक्षा 10वीं सेट बी का आदर्श उत्तर लेके आए हैं। तो देखते हैं हम आदर्श उत्तर क्या है। हमने ये प्रयास किए हैं कि आदर्श उत्तर जो आपको बता रहे हैं पूरे सही हों। यदि कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम आदर्श उत्तर सेट बी 2023 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी, जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं स्कूल के माध्यम से, उसका सेट बी लेके आए हैं। उसके सही उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका अ नंबर का आंसर सही होगा सन 1943 से माना जाता है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रहे, तो कौन रहे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, ब्रजवासी, उद्धव, गोपियाँ, अक्रूर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति यह परिभाषा है, किसकी यह परिभाषा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर का भरत मुनि। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर का वसुधा पत्रिका का। इसका अ नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं। पहला पद जो होता है उसे कौन सा पद कहते हैं, तो इसका ब नंबर का आंसर सही होगा पूर्व पद। अगला प्रश्न है, माता अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है ग्रामीण जीवन की, बाल मनोभावों की, माटी। तो इसमें देखिए बालक के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ब नंबर का बाल मनोभावों की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। वहाँ पे आपको सही शब्द दिए हुए हैं 3 शब्द, उसमें सही शब्द का चयन करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बालकांड। फिर सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी, किस आयु में। देखो, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। फिर अगला पांचवा प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो ध्यान रखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर यूम थाम था, तो इसका आंसर आ जाएगा 149 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी में क्या दिया है, स्तंभ और स्तंभ ब। तो यहाँ पे आपकी सही जोड़ी मिलान सही है आंसर। स्तंभ में नागार्जुन क्या थे, आधुनिक कबीर थे। मेघ आए बन ठनके में अलंकार कौन सा आ जाएगा, मानवीकरण। कहानी के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व। इतिहास यानी होता है सावधानियाँ, गले का हार, बहुत प्रिय, प्रेयर व्हील, एक धर्मचक्र। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी, उसके सामने के उत्तर सही है। इस सही जोड़ी का हमने मिलान करके आपको बता दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका एक वाक्य वाला। चलिए उसको बता दे रहे हैं आपको पहले हम। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। प्रश्न है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो आप उत्तर बता देंगे, कवि निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है, या क्रांति नवचेतना के दूत से भी की है, या बाल कल्पना से भी की है। तो आप इसका आंसर जो भी बताना बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर, गढ़ों की संख्या कितनी होती है। तो आप उत्तर में बताएंगे, गढ़ों की संख्या 8 होती है। गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। उत्तर हो जाएगा, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। फिर अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है। तो इसके मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व की लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। फिर नेक्स्ट है, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोला राम के घाव पर क्या लगाया। तो आप उत्तर बता देंगे, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोला राम के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई। क्या लगाई, पीसी हुई हल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सत्य असत्य है। संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो ये सत्य हो जाएगा। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो
वहाँ विभक्त रस होता है, ये असत्य है, वहाँ विभक्त रस नहीं होता। फिर अगला है प्रश्न नंबर, इस असत्य आ जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं कर सकता, यह कथन भी कैसा आएगा? असत्य आएगा। फिर न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, कथन सत्य है। फिर भोलानाथ का अधिकतर समय उसकी मैया की सानिध्य में गुजरता था, ये थोड़ा सा प्रश्न हमें कंफ्यूज करता है। सानिध्य यानी कि उसकी गोद में गुजरता था या उसके साथ गुजरता था भोलानाथ का अधिकतर समय, तो हमारे हिसाब से ये सही है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सत्य आना चाहिए। हो सकता है ये, तो इसे आप थोड़ा मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन हमारा आंसर सत्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, सत्य। इसका कथन क्या आ जाएगा? सत्य। इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, जिसमें आपको विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य वाले ऐसे 30 अंक के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, आप रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पे उसकी रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है किसमें? रीतिकाल में। और श्रृंगार रस की पीरता होती है, श्रृंगार पीरता होती है। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, किसके बारे में? लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल में कवियों ने अपने कर्म के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया है। श्रृंगार, इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। अब इसका अथवा वाला प्रश्न है, उसका उत्तर दिया प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं नवीन उपमानों का प्रयोग, मुक्तक छंदों का प्रयोग। ये क्या हो गया? प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 है, सूरदास जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 बिंदु दिए आपको, उसकी 2 रचनाएं बताना है और कला पक्ष। इसकी सूरदास या जयशंकर प्रसाद, हम यहाँ पे दोनों की बता दे रहे हैं। देखिए सूरदास की 2 रचनाएं कौन सी हो गई? सुरसागर, साहित्य लहरी। और इनके अलावा भी आपको जो सही रचनाएं याद हैं वह लिख सकते हैं। तो देखिए सूरदास की क्या होगी? सुरसागर और साहित्य लहरी। और कला पक्ष में क्या बता देंगे? सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, उनकी भाषाओं में कोमल कांत, पदावली, सरलता और प्रभाव है। उपमा, रूप और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसके अर्थ में अब इन दोनों में से किसी एक का लिखना है आपको उत्तर। आपको यदि सूरदास का याद है सूरदास का लिख दीजिए, यदि जयशंकर प्रसाद का की रचना याद है तो वो लिख दीजिए, जो आपको आसान लगे। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? आंसू, झरना, लहर, या कोई और 2 सही आपको रचनाएं याद हो वो लिख सकते हैं। उसका कला पक्ष यहाँ बता दिए, देख के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर बता दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है। इसका अथवा में प्रश्न क्या दिया है? इसका अथवा प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं बता सकते हैं। आपको मालूम है रामायण में लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? लक्ष्मण स्वभाव से उग्र और क्रोधी स्वभाव का था। उग्र यानी कि तेज, और क्रोधी स्वभाव का था। कौन? लक्ष्मण। फिर दूसरा, लक्ष्मण तर्क शक्ति और वाक पटुक थे, यानी तर्क शक्ति करने में और वाक पटुक हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण की विशेषताएं बता देंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं, लिखिए। तो उसका उत्तर आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। ये इनके उत्तर बता दी, प्रश्न 9 के दोनों उत्तर यहाँ पे हैं। उसका अथवा का प्रश्न क्या था? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो महाकाव्य क्या है ये मालूम होना चाहिए। महाकाव्य क्या है? किसी नायक के संपूर्ण जीवन का जहाँ पर वर्णन किया जाता है, किसी नायक के संपूर्ण जीवन का जहाँ वर्णन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? महाकाव्य। अब महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक विशेषता बता दीजिए, क्या बताएंगे महाकाव्य की विशेषता? महाकाव्य मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य का नायक उदात्त यानी ऊंचा चरित्र वाला होता है। और महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। महाकाव्य को पढ़ने में समय अधिक लगता है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं। उसके अंत में प्रश्न पूछा विभाव और अनुभव में 2 अंतर बताइए। तो आप विभाव और अनुभव में अंतर बता सकते हैं। देखिए विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और रस का प्रधान कारण विभाव है। जो रस है हमारे, रस का प्रधान कारण क्या है? विभाव है। अनुभव क्या है? आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जो आश्रय की बाहरी चेष्टाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। रस का गौण कारण अनुभव है। ये क्या है? प्रधान कारण है विभाव, और अनुभव क्या है? गौण कारण। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? पढ़िए प्रश्न नंबर 11 को, फिर उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप दोहा छंद की परिभाषा क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? दोहा में। देखिए फिर से बता रहे हैं,
दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। देखिए चरण क्या होते हैं। ये प्रथम चरण, रहीमन पानी राखिए प्रथम चरण हो गया, बिन पानी सब सोन द्वितीय चरण, पानी गए न उबरे तृतीय और मोती मानुष चुन चतुर्थ। तो ये प्रथम और तृतीय, प्रथम रहीमन पानी राखिए और तृतीय क्या है, पानी गए न उबरे, इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और आपका द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्रा होती है, 11-11। ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से आप दोहा के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद उसके अर्थों में, एक दोहा का उत्तर नहीं बन रहा है तो आपको उसके अर्थों का बता दीजिए। अनुयुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखने को कहा है। अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। जहाँ पे प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष को किसी बात कही जाती है उसे अनुयुक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष ना कहकर, जहाँ किसी बात को सीधे ना कह के, प्रत्यक्ष ना कह के अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवाज देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी पारी। तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण दे देंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधाएं के नाम बताइए। तो देखिए इसकी प्रमुख विधाएं क्या है, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, ये क्या हो गई इसकी प्रमुख विधाएं। और गौड़ विधाएं क्या हो गई, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, स्मरण, साक्षात्कार, डायरी, ये उसकी क्या हो गई, गौड़ विधाएं। उसके अक्षय का प्रश्न क्या था, रेखाचित्र और स्मरण में कोई 2 अंतर बताइए, तो ये रेखाचित्र और स्मरण में अंतर बता दिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 के भी हमने उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 13 में क्या बताया था, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर, तो आप यहाँ से उत्तर देख के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, मूर्ति पर लगाए सर कंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, उसी का अथवा प्रश्न का उत्तर बता दिए। प्रश्न 15 का उत्तर भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रश्न 16 का देख लीजिए, ये 16 के हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, तो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको यहाँ पे बता दिए, आप इससे पढ़ लीजिए और लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 ये, उसके बाद प्रश्न नंबर 19, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 में कैसे करना है, कितने कितने अंक किस चीज़ पे रहेंगे, ये आपको यहाँ बताया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 23। इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो आपका हिंदी कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट बी के सभी प्रश्नों को कैसे हल करना है, विकल्प, सही जोड़ी, सभी बताएं। यदि ये आपको अच्छा लगा हो और आने वाले और सेट के बारे में या गणित के बारे में समझना है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।